ओके, बेसिकली ये ओटी की क्लास है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एक लैब टेक्नीशियन के लिए उसका सबसे जरूरी है कि उसके लैब में जितने भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे के सारे उसको जानकारी होने चाहिए कि किस इक्विपमेंट को किस काम के लिए यूज किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट को किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक वैसे ही अब आप लोग ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का क्योंकि कोर्स कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस के दौरान होने वाले इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को क्या है वो पहले तो, या कौन कौन से हैं, उनके काम क्या है, उनको कैसे केयर करना है या हैंडलिंग कैसे करनी है, उनके पार्ट्स के नाम क्या होंगे, और कैटेगराइजेशन का मतलब है अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग चीजों का हम लोग यूज करते हैं। जैसे सर्जरी में भी पकड़ने वाले होल्डिंग वाले अलग अलग हैं, फोर्सेप अलग कैटेगरी के हैं, सीजर्स में भी बहुत सारी हैं सीजर्स, तो सीजर भी एक क्या हो गया, कैटेगरीज की हो गई। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनकी इमेज कैसे या कैसे दिखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद 1 to 1 एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। देखते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो स्पेशली जो डिजाइन किए गए ऐसे डिवाइसेस जिनका काम सर्जरी के दौरान यूज होता है, या ऐसी चीजें जो सर्जरी के दौरान यूज होने होती हैं, कैंची से लेके फोर्स से बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को या उन सभी इंस्ट्रूमेंटों को हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, एक्चुअली ना कुछ दशक पहले जाते हैं, ओल्डन डेज या ओल्ड सेंचुरीज में जाते हैं। उस वक्त हमारे पास ना बहुत बढ़िया मेटल ही नहीं था, क्या लोहा था उस वक्त बहुत कम थे। तो हमारे पास उस समय भी ऑपरेशन या ऐसी विधियां की जाती थी लोगों को उपचार के लिए, उपचार है ना, मतलब इलाज के लिए लोगों को अलग अलग, जैसे आज भी ना ट्राइबल्स एरिया में चले जाइए, आदिवासियों के क्षेत्रों में चले जाइए, तो उनको पता नहीं है कि सूचर क्या है। उनको पता है कि कांटे को ही हम लोग छेद करके चमड़ी में और सील सकते हैं, यस ऑफ कोर्स सील सकते हैं। किसी फोड़े को चीरना है तो पत्थर को खूब बढ़िया से धार बना दिए, या किसी जानवर का दांत उठा लिए, है ना, ऐसी चीजें, छुरियां बनती है ना, अक्सर तलवार वलवार बनता है हाथी के दांतों से बनता है, आपने देखा होगा अभी। ओल्ड म्यूजियम में हिस्टोरिकल कोई ऐसा पुराना म्यूजियम है रखा हुआ जो बादशाहों के समय का हो, तो उस वक्त के हथियार या जो भी चीजें थे, अक्सर आपने पढ़ा है कि नहीं कि वो ओल्डन डेज में पहले इंसान ने जो फायर बनाया था तो वो जो हथियार यूज करते थे वो पत्थरों के बने होते थे, है ना। ठीक वैसे ही तो ये बोल रहा है हिस्ट्री के तौर पर देखा जाए कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उस वक्त भी होते थे, लेकिन उस वक्त इतना बढ़िया बढ़िया नाम नहीं था और ना उतने सुंदर सुंदर दिखने वाली कैंची और फोर्सेप ये सब नहीं होते थे। उनके पास शार्पिंग स्टोन्स होते थे, मतलब वो स्टोन जो पजा करके या शार्पिंग करके चोक किया जाता था। फ्लिंट्स, फ्लिंट क्या होते हैं, तो सिंपल एक तरह से ना सफेद पत्थर होते हैं जो बहुत नुकीला होते हैं, और रेतों में आते हैं ना, छोटे छोटे लाल बालू में मिलते हैं आपको, नुकीले होते हैं बहुत अच्छे, तो वैसे यूज किए जाते थे। एनिमल के टीथ यूज किए जाते थे, शेर के भी, इन सब के। शेर का नॉर्मली तगड़ा होता है ना, आगे का जो 4 दांत होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं मांस को नोचने के लिए। तो हम लोग उससे ना चीजों को फाड़ने में बहुत अच्छा काम आता था, टीयरिंग करने में, तो उस वक्त यूज किया जाता था। बाकी मटेरियल के तौर पर आइवरी का मतलब है पत्थरों से बना हुआ, लकड़ी भी यूज करते थे, बांस वांस ले लीजिए, आज भी सुने हैं बांस की टहनी को हम लोग काइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस। अगर जो कोई चीज वो हाथ होता ना उससे बहुत शार्पली कट जाता है ना, इजिली, अगर जो आपने सही ढंग से उसको नहीं किया ना तो लग जाएगा तो कट जाता है। तो वैसे ब्रॉन्ज मटेरियल, आयरन या सिल्वर भी हम लोग यूज किए थे उस वक्त ओल्डन डेज में, पर बहुत कम थे, बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ती गई, सेंचुरीज का मतलब अब हम 18 सेंचुरी या ऐसे जगहों पे जब हम इस सेंचुरी में आए तो हमने बहुत सारे डेवलप किए। और डेवलप में जैसे क्या किया कि हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिए, जैसे एनेस्थीसिया और सेप्सिस के लिए 18 सेंचुरी में हम लेके आए। फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील को 19वीं सदी में इसको हमने इजाद किया, मतलब इससे भी इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया। उसके बाद इलेक्ट्रो कार्टरी और अल्ट्रासोनिक या एंडोस्कोपिक डिवाइसेस भी 20वीं सेंचुरी तक आ गई थी। आज की डेट में ये सब मॉडर्न में हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे में अब जितने भी एनेस्थीसिया से एसेप्सिस, मतलब
कि बेहोशी के लिए यूज किए जाने वाले या सेफ्टी बना के रखने, मतलब कि असेप्सिस का मतलब क्या होता है कि चीजों को इन्फेक्शन फ्री रखना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब हमारे पास आ गए हैं, यूज करके दोबारा से उसको ऐसा साफ कर देंगे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मेथड से उसको इतना साफ कर देंगे कि असेप्सिस हो जाएगा, यानी कि फ्री फ्रॉम द जर्म्स हो जाएगा, दोबारा से हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे स्टेनलेस स्टील आ गया, तो अब जितने भी चीजें मटेरियल बने हैं, कैंची, फोर्सेप, ये सब किसके बने हैं? स्टेनलेस स्टील के अब आ गए या कार्बन के बने होंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक काटने वाली एक कैंची होती है, एक तरह से वो कैंची नहीं है, चाकू की तरह है, इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे चलता है, वो बहुत बढ़िया काटता है। वेल्डिंग वाले देखते हैं ना, बड़ी बड़ी पोल्स को ना वेल्डिंग वाले ना काट देते हैं, तो वैसे ही हमारे पास ना कनेक्शन अब आ गया छोटा सा कि ऑपरेशन में मांस के टुकड़े को काटना है, ट्यूमर्स को काटना है, इजीली काट सकते हैं इससे। अल्ट्रासोनिक का मतलब है और स्पीड से काटने वाली चीजें आ गई हमारे पास, रेस से काट सकते हैं, एंडोस्कोपिक डिवाइसेस आ गए 20वीं सेंचुरी में। अब जितने भी मटेरियल्स आते हैं हमारे पास, किन किन चीजों के बन के आते हैं? टाइटेनियम के बने होंगे, विटालियन या वेनाडियम, सबसे ज्यादा महंगा वेनाडियम आता है, कार्बाइड्स या पॉलीमर्स, ये सब तो थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन सबसे महंगा आपका वेनाडियम आता है, ठीक है। एडवांस में रिमोट तौर पर टेलीप्लेटिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी या इमेजेस गाइडेड सिस्टम आ गए। इमेजेस गाइडेड सिस्टम का मतलब है अब ना अल्ट्रासाउंड बाहर करा के फिर रिपोर्ट्स डॉक्टर देख के तब सर्जरी करेगा, तो सर्जरी करने के बाद फिर रिपोर्ट कराता है अल्ट्रासाउंड जो सर्जरी हुई सही ढंग से हुई है कि नहीं। लेकिन अब ना हमारे पास रोबोटिक सिस्टम आ गया, वो तुरंत देखते जाएगा और सर्जरी करते जाएगा, उसमें मैन की जरूरत नहीं है, बस मैन को क्या जरूरत है? देखना है बस बैठ के कि सही से हुआ कि नहीं हुआ, करने का काम सारा रोबोटिक हो गया। यानी कि ओल्ड डेज से लेके अब तक में बहुत बदलाव हुए, डेवलप हुए, है ना, विकास किया। तो पहले हम पत्थरों का यूज करते थे इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेशंस के तरह, धीरे धीरे तरक्की लाई तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील, अब अलग अलग मटेरियल की चीजें बनने लगी हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील्स, अब जितने भी हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है मेजोरिटी में देखा जाए आमतौर पर या ज्यादा तौर पर अलॉय के बने होते हैं, कार्बन, आयरन, क्रोमियम या अदर मेटल्स, रेजिस्टेंस टू वियर और कोरेशन। इनके फायदे क्या हैं इन सब चीजों के बनने से? एक तो वो जल्दी टूटते नहीं है ना, उनपे कोई जंग लगता है, कोरोजन का मतलब जंग लग जाना, ठीक है। दूसरी चीज वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, यस कैंची बहुत स्ट्रांग होती है आज के डेट में। 3 टाइप्स ऑफ फिनिशेस, मिरर, सेटिन या मैटी या इबोनी, ये फिनिशेस होते हैं। फिनिशेस का मतलब है कि बारीकी की बात हो रही है, तो मेटल्स ऐसे बारीकी होते हैं, गोल्ड प्लेटिंग, टंगस्टन, कार्बाइड, हार्ड मेटल्स, मतलब आगे वाला पोर्शन स्टील का होगा लेकिन लास्ट में भी स्टील होगा, उसके ऊपर से गोल्डन प्लेटिंग की गई होगी ताकि उसकी धार और बढ़िया हो जाए, काटने में बहुत अच्छा काम करे। तो चीजें अब बहुत बदलाव हो गई हैं, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं सब लैमिनेटेड सीजर, ब्लेड्स, इंसीजर, अब ना कैंची भी आ गए, कैंची का हैंडल देखिएगा अलग रंग से लगा होगा, है ना, कभी कभी कॉपर का लगता है कि कॉपर का है, पित्तल का है, ऐसा कुछ लगता है ना। तो बहुत सारी चीजें मॉडर्न हो गए, अब हमारे पास एकदम मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मटेरियल्स के बने हुए। ओके, अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे आज के डेट में सारे के सारे महंगे भी होंगे, क्योंकि भाई अब बेस्ट है तो महंगा भी होगा, तो उन सब चीजों को फाइनेंशियली एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि महंगे तो होते ही हैं, इसलिए उनका केयर और हैंडलिंग भी बहुत हिसाब से करना होगा। केयर हैंडलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत महंगे, ऊपर से प्रॉपर प्रिपरेशन, यूज और प्रोसेसिंग, इसके अलावा पेशेंट की सेफ्टी और प्रोलॉन्ग समय तक चलता भी है। अगर जो बढ़िया चीज आप ले रहे हो, बढ़िया से हैंडलिंग करते हो, सही से यूज करते हो आप, तो एक तो पेशेंट की सेफ्टी, पता चला ना आप ऑपरेशन करेंगे वो टूट गया, जहां से ज्वाइंट है वहीं से टूट गया मिस हैंडलिंग की वजह से, तो मिस हैंडलिंग ना करेंगे तो पेशेंट की सेफ्टी है। लंबे समय तक चलना, प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट की लाइफ थोड़ी सी बड़ी हो जाना, बार बार यूज कर सकते हैं, साल साल भर चल सकता है या 100 सर्जरी तक चल सकता है। डिक्रीजेस रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर कॉस्ट, अगर जो कोई चीज लंबे समय से चल रहा है तो दो चीज आपके फायदे तो होंगे ही है, एक तो रिप्लेसमेंट, उसको दोबारा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत दिनों के बाद बदला जाएगा ना। दूसरा है रिपेयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं, अच्छा रहा तब की बात कर रहे हैं। यूज द इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर डेजिग्नेशन फंक्शन, हैंडल इंडिविजुअली और स्मॉल ग्रुप, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिस पर्पस के लिए बना है उसी को करिए, यानी कि जिस कैंची को कपड़ा काटने के लिए बनाया है उसको कपड़ा ही काटिए, घर में जाके बढ़िया बोड़िया लेके काट रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मोटी वाली बोड़िया नहीं काटना है।
जिसको बैंडेज काटने के लिए बनाया है, जिसको प्लास्टिक काटने के लिए सिर्फ बनाया है, आप उससे मोटी चीज मत काटिए। कई लोग ना वायर काट लेते हैं, ये बिजली वाला वायर, देखे हैं ऐसा? तो जो चीज जिस पर्पस के लिए बना है उसी पर्पस के लिए यूज होगा। जब मिस हैंडलिंग करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अगर दिक्कत हुई तो कहने कहीं फिर आपको खरीदना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, फिर पैसा लगेगा। तो इसीलिए जरूरी है। ओके, तो ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में है। ये पूरी हिस्ट्री बताने से पहले वो बताना जरूरी था, इसका बैकग्राउंड, भाई हम लोग एकाएक इस लेवल पर नहीं आए। हमने बहुत मेहनत किया, पत्थरों से काम होता रहा। एक सदी में, 18वीं सदी में स्टेनलेस स्टील, 19वीं में धीरे धीरे सब आगे बढ़े। हम लोग आज के डेट में हम लोग अपडेटेड हैं, यानी कि इस पोजीशन पे है। तो इस चीज को यदि हम जानेंगे नहीं तो यूज करने का तरीका भी तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर जो नहीं हम जानते हैं तो क्योंकि आप ऑपरेशन थिएटर से जुड़े हैं तो इसलिए बोला जाता है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है ऑपरेशन थिएटर में या मेडिकल सेक्टर में यूज होते हैं। तो इसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिक स्टैंडर्ड डिजाइन ये सब देख लेते हैं। ओके, ये एक फोर्सेस है, किस टाइप का? मायो सीजर है, कैंची है, मायोस कैंची है, सीजर है, कोचर फोर्सेस। ये कोचर फोर्सेस है। कोचर फोर्सेस का मतलब आगे ऐसा टिप होगा, मांस को ऐसे पकड़ने के लिए ना, कभी कभी ना पकड़ना, किसी चीज को मांस को पकड़ रहे वो ना छलक जा रहा है, तो छलके नहीं, तो ये वाला ऐसा थोड़ा सा आगे ना जॉ लगा हुआ जबड़ा जैसा है, तो दांत ऐसे है, मतलब बीच में ऐसे गैप है, ऊपर ऐसे है, और ये वाला ऐसे जाके ऐसे पकड़ लेता है ये, ठीक है? तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कोचर फोर्सेप बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरह से कैंची है और एक फोर्सेप है। किस टाइप का इसका नाम है? कोचर फोर्सेप। ये ब्लेड वाला हिस्सा है क्योंकि काटते यहीं से, ये स्क्रू है जहां पर जोड़ा गया है दोनों के हिस्से को, और ये फिंगर रिंग है, या इसको हैंडल नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, है ना? क्या है ये? फिंगर रिंग है, जहां पर हम इसको पकड़ने के लिए हैंडल करेंगे। सेम यहां पर है। ओके, रैचेट। रैचेट का मतलब है ना कि किसी भी चीज को हम ना लॉक कर दे रहे हैं, क्योंकि हर बार हम दबा के पकड़ नहीं सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा व्यवस्था दे दिया गया रैचेटिंग का। रैचेटिंग बिल्कुल ऐसे होता है, और ये अलग अलग होगा। मान लीजिए ऐसे इसके अलग अलग जबड़े हैं, और हमने क्या किया, फंसाना है इसको, तो यहाँ भी कर दिए तो ये फिर दोबारा अपने से खुलेगा नहीं ना, जब तक आप ऐसे निकाल के नहीं हटते हो। तो ऐसे ये बनाया गया कि फुल्ली टाइट पे आप ऐसे रख लो, अब ये पैक रहेगा, अपना काम करते रहिए। यानी कि ऐसे दबा दीजिए, ये लॉक हो जाएगा, जिस चीज को पकड़े वो पकड़ा रहेगा। नहीं तो उसको भी एक पकड़ने वाला आदमी चाहिए होगा मौके पर ऑपरेशन के दौरान। तो 10 कैंची लगानी, 10 कैंची के लिए 10 लोग चाहिए, फिर तो डॉक्टर कहाँ खड़ा हो जाएगा, कैसे ऑपरेशन करेगा? तो इसीलिए ये सब व्यवस्था लाई गई। हैंडल या फिंगर रिंग्स बोलते हैं। रैचेट वो नीचे वाला है। शैंक, शैंक का मतलब ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं। जॉइंट्स, उसके बाद जॉ या ब्लेड्स, और टिप्स। टिप्स क्या है? जो ऊपर में है ना? ठीक है, ओके। ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट कह लीजिए। इसमें भी देख लीजिए, एक तरह का क्या, ये फोर्सेस है। अगर जिसमें कटे हुए हैं तो इसको जॉब्स बोलते हैं, बाकी जो किनारे में इसलिए इसको टिप बोलते हैं, ठीक है ना? शैंक वो हिस्सा पकड़ने वाले के ऊपर वाला हिस्सा, और जहां पर हैंडलिंग ग्रिप करते हैं, और ये ज्वाइंट है जहां पर एक हिस्सा ज्वाइंट है, यानी कि एक हिस्सा इसका ज्वाइंट होता है, एक हिस्सा ओपन होता है, टिप जिसको बोलते हैं, ठीक है? ओके, ये एक तरह से रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर का मतलब है दो चीजों को ऐसे दूर कर दे, ताकि हम बीच में ऑपरेशन या कोई चीज करना चाहे तो ये पकड़ के रखता है, दूरी बना के रखता है, ताकि हम बीच में काम अपना कर सकें। तो बीच वाले हिस्से को हम शैंक बोलते हैं, जहां पकड़ते हैं उसको हैंडल बोलेंगे, और ये किनारे वाले हिस्से को हम लोग ब्लेड बोलते हैं, जो लास्ट में इसके आता है उसको टिप बोलते हैं, ठीक है? बस पार्ट्स पे अभी चलते हैं, फिर एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में चलेंगे हम लोग। ओके, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अब कैटेगरीज बांटे गए हैं। अब इंस्ट्रूमेंट को ना, एक्चुअली मेन यही है आपको, कि हर इंस्ट्रूमेंट को एक एक कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे कुछ को एसेसरीज में रखा गया, कुछ को क्लैंपिंग या ऑक्यूलेटिंग, कुछ को कटिंग और डाइसेक्टिंग में रखा गया, कुछ को गैस्पिंग और होल्डिंग में रखा गया, कुछ को प्रोबिंग या डायलेटिंग में रखा गया, या रिट्रैक्टिंग या एक्सपोजिंग में रखा गया। मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज है, हम सबके बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है ना? Accessories instrument does not fall into any of the other categories, but has a specific function and is an internal part of the surgery. Mallet, electrosurgical, pencil, lens, warmer, screwdriver, harmonic, scalpel. Okay.
एसेसरी का मतलब क्या है, देखिए सिंपल, एसेसरी का मतलब है ना हेल्प करने वाला। तो जितनी भी कैंची वैची हम लोग यूज कर रहे हैं उन सबको भी हेल्प करने के लिए कोई एक और चाहिए होता है। जैसे स्क्रू उसका ढीला हो गया तो किससे करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से करेंगे। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी कैटेगरीज में नहीं आते हैं, मतलब जितनी भी नीचे कैटेगरी जिससे पहले था होल्डिंग जैसेटिंग ये सब था, उसमें आते नहीं है, पर उन सबको हेल्प करने में काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसको एसेसरीज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मेन इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, हम लोग एसेसरी का मतलब है कि मान लेते हैं मेन ऑर्गन हैंड है, ठीक है, ये हाथ हम चला रहे हैं, ये हमारा मेन है, लेकिन इसको भी कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए होगा। तो एसेसरी के तौर पे नर्वस सिस्टम हम पढ़े हैं, तो न्यूरॉन्स ही मेजर या जो मोटर न्यूरॉन्स है इसको मूवमेंट कराते हैं। लेकिन अगर जो उस न्यूरॉन्स को किसी की जरूरत पड़ेगी तो एक और तरह का न्यूरॉन्स आते हैं जो न्यूरॉन्स के ऊपर ही लगे होते हैं, मैंने पढ़ाया है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं माइलिन शीट नहीं, नहीं, वो तो मेन न्यूरॉन्स का हिस्सा है। बताइएगा हमको, ठीक है, वो गार्ड करने का भी काम करता है। यस, वो गार्ड, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, वो न्यूरॉन्स को गार्ड करने का काम, वो एसेसरी है उसका। मतलब जब जब वो थक जाएगा तो ये उसके काम में आता है, या जरूरत पड़ेगी तो सहयोगी है। तो ये जितने भी एसेसरी का मतलब है सहयोगी इंस्ट्रूमेंट है, पेंसिल, लेंस, वार्मर यानी गर्म करने वाला, स्क्रू ड्राइवर, हार्मोनिक, स्काल्पल, स्काल्पल का मतलब पकड़ने वाला है हार्मोनिकली, और एक तो सर्जिकल का मतलब है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, इलेक्ट्रोसर्जिकल, यस। अभी कार्टरी की बात कर रहे थे हम लोग, यहां पर देखिए बात कर रहे थे। कार्टरी, जैसे वेल्डिंग लोहा को लगाया जाता है, प्लेट लगाया जाता है। यस यस, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रो कार्टरी लिखा हुआ है। ओके, इस यही चीज है वो। ओके, इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल है ये, इसको दूसरा नाम, अदर नेम इसको बोबी, कार्टरी या मोनोपोलर या डायथर्मी, डायथर्मी बोला। डायथर्मी का मतलब है इसमें ठंडा, कोल्ड और हॉट, ये ना बहुत बढ़िया काम करता है। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी चीज है। इसमें 2 स्विच है, ये देख रहे हैं, एक ही स्विच में मतलब 2 चीजें हैं। ये ना कटिंग के लिए काम आता है, टिश्यू का कटिंग, साथ में ये कॉगुलेशन भी देता है, मतलब थक्का बनाने का काम, ठीक है ना। अब जैसे अचानक से ऑपरेशन करते तो छोटी सी कोई कैपिलरी वाली आर्टरी कट गई हो, ब्लीड आने लगता है, खून आने लगेगा ना। तो इसमें एक ऐसा है कि जब वहां पर सेक देते हैं हम उसको, जैसे सेकेंगे तो वो घाव बंद हो जाएगा। तो जो सेकते हैं उसको कॉगुलेशन बोलते हैं, और जो काटते हैं उसको कटिंग बोलते हैं। अब ये दोनों चीज एक ही में है इसके पास, देख रहे हैं, 1 2 3 स्विच है, एक मेन होगा, बाकी एक कट के लिए, एक कॉक के लिए। लेकिन इसके लिए ना एक प्लेट लगता है बॉडी के नीचे, वो प्लेट आपके बॉडी से चपका होना चाहिए, अर्थिंग का काम करता है वो, ठीक है। बॉडी का अर्थ, वो प्लेट मशीन से डायरेक्ट आकर के और इंसान के नीचे लगा देता है, तो मशीन को सिग्नल मिल जाएगा। हम इंसान के पास जैसे वेल्डिंग में होता है ना, कि जिस गेट को आप वेल्डिंग कर रहे हो ना, तो वेल्डिंग मशीन यहाँ है, एक ना वो वेल्डर लेके रखता है, और दूसरा वाला तार इस गेट के साथ जुड़ा होता है अर्थिंग के लिए। तो ठीक ये वैसे ही काम करती है। ये कार्टरी, नॉर्मली हम इसको कार्टरी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल। ये किसी भी घाव, अब ना ब्लेड से आप काट रहे हो कोई घाव ना, तो ब्लेड से काटने में समय लग रहा है, लेकिन ये काटते जाता है, बहुत बढ़िया काटता है, चट 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 आवाज आती है, वो कटते जाता है, लेयर कटते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। हाँ, बेसिकली इसके फायदे क्या है, अब ब्लेड से आप काटोगे ना, तो घाव को सुखाना, अगर जो कोई आर्टरी या वेन कट जाए और उसको ब्लीडिंग रोकना है, तो ब्लेड से तो रुकेगा नहीं, हाँ कॉटन से सुखाना पड़ेगा, तो ब्लीडिंग होगा ना उस आदमी का, वो तो खून व्यर्थ जाएगा। तो ये बचा लेता है, तुरंत उसको कॉगुलेशन वाला दबा करके उसको सेक दिए, जैसे आपने सेक दिया ना, तो वो घाव हो गया बंद, ब्लीड होना बंद हो जाएगा, ब्लीड नहीं होगा। तो फायदे हैं ना इसके, लेकिन महंगा मिलता है अभी। अच्छा देखते हैं ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। और ये मोनोपोलर कार्टरी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हैं, जिसमें कॉगुलेशन और कट दोनों होता है। कॉगुलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स या टिश्यू को काटते वक्त कोई हिमोस्टासिस हो जाता है तो उसको रोक लेता है,
ऑल्सो यूज टू डाइसेक्शन, डाइसेक्शन का मतलब काट के दो चीजों को अलग करने का भी काम करता है। सेक्शन करना, डाई का मतलब दो हिस्सों में बांट लेना, सेक्शनिंग का मतलब होता है काटना, और डाई का मतलब दो हिस्सों में काट के अलग करना, तो डाइसेक्शनिंग का काम करता है। इसके अलावा ये कोagulation भी है और ये कट का भी काम करता है। ब्लड वेजल्स के केस में कोई वेन या आर्टरी कट जाए तो उसको सुखाने का काम भी करता है। ये डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट है, ब्लेड टिप होल्डर स्टार्ट होता है, बाकी करंट एक्टिविटी इसमें दी जाती है। करंट मैंने बताया ना, करंट का एक सप्लाई देते हैं मशीन। ओके, हार्मोनिक स्कार्पल, ओके, अदर नेम अल्ट्रासोनिक स्कार्पल, इसका काम देख लेते हैं। बहुत अच्छा, ये ना इंडोस्कोपी है, जब दूरबीन से कोई चीज ऑपरेशन होता है ना उस वक्त ये इतना बड़ा प्रोब दे रखा है ना, जिसको शार्प कहा जा सकता है, ये ना दूरबीन तक जा सके इसलिए लंबा बनाया गया। ऑपरेट यहीं से बस होता है, इतना ही काम है इसका, ये आपका कम है। और ये बहुत इजीली हैंडल करने के लिए होता है ऑपरेशंस में। ये किसी भी चीज को पकड़ने के लिए होता है, और जैसे ये दबाने के लिए भी है। जीबी स्टोन बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, गैल ब्लैडर का ऑपरेशन में क्या होता है कि हम गैल ब्लैडर को ही काट करके यहीं से काट के निकाल देते हैं, तो दूरबीन से निकालते हैं। तो दूरबीन में एक क्लैंप लगाते हैं, पंच लगाते हैं या क्लैंप उसको बोलते हैं, कि पहले काटने से पहले हम इधर भी एक क्लैंप लगा लेते हैं और इधर भी लगा लेते हैं। तो क्लैंप का मतलब पंच का पिन होता है ना, ऐसे पिंच होती है, जब किसी को हो तो ऐसे दबा देगी, हम लोग दबाते हैं ना नॉर्मली, स्टेपलर क्या करता है ऐसा करके दबा देता है। तो ठीक ये दो, एक नीचे क्लैंप है, एक ऊपर नीचे, तो वो दबाने का जो काम करता है वही स्कैल्पल जाके करता है। तो इसके कई काम है, ग्रास्पिंग भी कर सकता है, दबा सकता है, पंच कर सकता है। जब कट जाता है तो उसके बाद तब अब काटने वाला सीजर ऐसे ही लेके जाते हैं, बिल्कुल एक ऐसी कैंची भी होगी, ठीक है, जो ऐसे जाके अंदर जाके काटेगी। तो बस जब दोनों तरफ से हम कर लेंगे तो बीच में जाएगी, वो काट के इसको पकड़ लेगा, फिर दोबारा कैंची को निकाल के फिर इसी को हम लोग भेजेंगे अंदर करके, इसको पकड़ेंगे, पकड़ करके निकाल के, ठीक है।